गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त है। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 4:45 बज रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो आज हम निकल रहे हैं कहीं, क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग स्टडी हम जल्दी करते नहीं हैं, क्योंकि रात में हम लेट सोते हैं। आज भी हम 3 बजे सोए थे रात में और मुश्किल से 1.5 घंटे सोए हैं, जग गए हैं, क्योंकि हमें बाहर जाना है। तो कहाँ जा रहे हैं आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए आज का फुल फोकस ब्लॉग पे ही रहेगा, क्योंकि ट्रैवल में स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा लुक, हम हो चुके हैं रेडी, चलते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से और बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड्स काफ़ी टाइम बाद मैं इतनी मॉर्निंग में बाहर निकली हूँ और अभी 5:30 बज रहा है, फिर भी काफ़ी अंधेरा है। ये स्ट्रीट लाइट जल रही है यहाँ पे, लेकिन अब ये समझ में आने लगा है कि दिन पहले से छोटा होने लगा है, नहीं तो अब तक बिल्कुल उजाला हो जाता था। चलिए स्टेशन पहुंच जाते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि रास्ते में क्या ही बात करें। तो रूम से बिना कुछ खाए पिए निकले थे, तो स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहले हमने चाय पिया 1 कप। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं स्टेशन, देख सकते हैं आप लोग, पीछे लिखा है प्रयागराज जंक्शन। और चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, अभी ट्रेन आने में टाइम है 20 से 25 मिनट का। फ्रेंड्स चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी वजह से इतना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किधर जाऊं। मैं कम से कम 10-15 मिनट से टहल रही हूँ, ये कहिए कि समय से पहले आ गई थी, तो मैं प्लेटफॉर्म पे आ गई, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि ट्रेन मेरी मिस हो जाएगी, क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा था। जबकि मैं इतनी बार यहाँ से आई गई हूँ, दिल्ली हो चाहे अपने घर हो, बनारस हो, कहीं भी हो, मेरे लिए नया नहीं है। लेकिन ये सब काम चलने की वजह से ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किधर जाएं। फाइनली ट्रेन आ गई गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन अब जाके दिल में संतुष्टि मिली है। ट्रेन स्टेशन पे आ तो गई थी टाइम से पहले, लेकिन पूरे 1 घंटे लेट ट्रेन खुली है। बीच में हमें दर्शन हुए गंगा मैया की, तो गंगा मैया का माथा टेक के हम लोग आगे बढ़ गए और पहुंच गए भोले बाबा की नगरी बनारस की धरती पे। तो यहाँ पे हम जाके बहुत कुछ शूट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ हम घूमने नहीं गए थे या किसी अपने पर्सनल काम से नहीं गए थे, अपने रिलेटिव से मिलने गए थे। यानी कि मेरी बुआ की बहू एडमिट है, उनकी तबीयत ख़राब है, तो उन्हीं से मिलना था मुझे। तो फ्रेंड्स वहाँ पे जाके, मतलब मैं जिनसे मिलने गई थी वहाँ का मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ और रिलेटिव सबके एक जैसे होते हैं। तो वहाँ पे मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ें उन लोगों को नहीं पता वो बतानी ज़रूरी भी नहीं समझी मैं। तो इस वजह से वहाँ का कोई भी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। मैं वहीं गई थी और वहाँ से अभी मैं निकल चुकी हूँ, क्योंकि सुबह मैं 11 बजे पहुँची थी और शाम को 4 बजे मैं वहाँ से निकली थी। तो जाते वक्त तो मैं बाई ट्रेन गई थी, लेकिन लौटी मैं बाई बस, क्योंकि ट्रेन का वेट करती तो काफ़ी लेट हो जाता। और अभी टिकट मैंने ले लिया 196 रुपये का, और बस में सवार होके बढ़ चली अपने रूम के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, हम कहीं भी जाते हैं तो कोशिश रहती है कि समय से पहले घर पहुंच जाया जाए। और एक ढाबा पड़ता है बीच में हांडिया, जहाँ फौजी ढाबा था, बहुत टेस्टी चाय थी वहाँ की। तो चाय हमने 1 कप पिया और सफ़र बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी बस में, बहुत अच्छे से सफ़र कट गया। और ये है अपना शास्त्री पुल, जिस पे रौनक आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से बरकरार है। और रूम में पहुंचते ही बस मैं कुछ खाई पी नहीं, आराम से सो गई। बाहर से थोड़ा बहुत मैं लेके आई थी खाने के लिए, वही खा लिया, क्योंकि कमरे पे आके खाना बनाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था और कुछ खाने का भी मन नहीं था। तो बस रेस्ट की और अगली मॉर्निंग मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का हाईलाइट है सीटेट इनवैलिड को लेके जो मुद्दा उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्चे में है, और साथ में अपना ब्रेक शेड्यूल। यानी कि कल मैं बनारस चली गई थी और लौट के देर शाम को आई, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो मैं दवा खा के पूरी रात सोई हूँ। आज पूरे दिन लगभग निकल गया सोई हूँ। तो आगे अब अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ठीक है तबीयत ख़राब थी तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना भी ज़रूरी था, रेस्ट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब हमारा हेल्थ सही रहेगा तभी हम आगे स्टडी भी अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी फिट फील कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सीटेट इनवैलिड का मुद्दा क्या है और ये कहाँ से उठा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मुद्दा झारखंड की वैकेंसी से उठा है। झारखंड के लोग बच्चे नहीं चाहते हैं कि जो सीटेट वाले बच्चे हैं वहाँ की वैकेंसी में अपीयर हो। इससे क्या होगा, जो बाहर का क्राउड आ रहा है वो रुक जाएगा। उन्होंने दिमाग अपना लगाया, अब शायद बच्चे टीचर बनने से पहले वकील बन जाते हैं, क्योंकि इतने दाव पेच अब भर्तियों में आने लगे हैं, इतने मुद्दे कोर्ट में जाने लगे हैं कि समझ नहीं आता कि बच्चे एक टीचर बनने की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर एक कानूनी दाव पेच खेलने की तैयारी में लगे हुए हैं। खैर छोड़िए, जो हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो ये झारखंड से मुद्दा उठा और ये कहा गया कि जो बच्चे सीटेट के बेसिस पे फॉर्म भरते हैं और अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं
तो वो रीजनल लैंग्वेज पे उनकी पकड़ नहीं होगी, तो वो बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। क्योंकि जो बेसिक शिक्षा होती है उसमें ये कहा गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, तो उसमें कहीं ना कहीं जो बाहर के बच्चे आते हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो वो अच्छी शिक्षा उनको नहीं दे पाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये तर्क कितना सही है और कितना गलत है एज ए एस्पिरेंट, एज ए इंडियन। क्योंकि जो आपका सीटेट होता है वो राष्ट्रीय स्तर का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हो, ऑल इंडिया कहीं भी फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। टीचर की वैकेंसी आती है तो चाहे वो DSSB हो, आपका BPSC हो, आपका यूपी का सुपर टेट हो या कहीं का भी हो। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे डोमिसाइल नीति अभी भी लागू है, कुछ कुछ जगहों पे डोमिसाइल नीति हटा दी गई है, जिसकी वजह से बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बिहार देख सकते हो, बिहार में दिल्ली तक के बच्चे आए थे TRE 1 में। इस बार भले जाएं बच्चे ना जाएं, लेकिन TRE 1 में दिल्ली तक के बच्चे आए थे पेपर देने। अपने देश के कई स्टेट से बच्चे आए थे पेपर देने के लिए। तो ये कहना कहाँ तक सही है कि अगर सीटेट के बिहाफ पे बच्चे सेलेक्ट होके आएंगे तो उनको रीजनल लैंग्वेज की जानकारी नहीं होगी। अगर एक स्टेट की रीजनल लैंग्वेज हम उठा लें तो 5-5, 10-10 कदम पे रीजनल लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो जब अपना यूपी टेट होता है या किसी भी स्टेट का जब टेट होता है तो वो कितनी रीजनल लैंग्वेज को शामिल करते हैं, एक बार आप उठा के देखिए वहाँ का टेट, चाहे वो झारखंड का हो, बिहार का हो या फिर यूपी का हो। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझने के लिए अपने यूपी का एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम यूपी टेट का पेपर देते हैं तो उसमें हमें कितनी लैंग्वेज मिलती है। और आप यूपी में जो यूपी टेट के भी यहाँ पे बच्चा सिलेक्ट होके जाता है, वही आपके पश्चिमी यूपी यानी कि मेरठ के बच्चों को भी पढ़ाता है, और वही टीचर का सिलेक्शन पूर्वी यूपी यानी आपके गाजीपुर और बलिया बेल्ट में होता है, वहाँ भी बच्चे पढ़ाते हैं। तो क्या गाजीपुर बलिया बेल्ट में जो बच्चा जाता है, अगर वो मेरठ का बच्चा है, वो यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद सुपर टेट एग्जाम क्वालिफाई किया और उसका सिलेक्शन हो गया गाजीपुर या बलिया डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या वहाँ की भोजपुरी उसे आती है? वो अपने स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया ना, लेकिन क्या वहाँ की भोजपुरी उसे आती है? नहीं आती है। क्या वहाँ की भोजपुरी आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर में शामिल की गई थी? नहीं की गई थी। तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे भी क्या चाहते हैं और लोग किस बिहाफ पे जाके इस पे बहस कर रहे हैं। अगर आप इतना ही चीज़ों को, रीजनल लैंग्वेज को अगर इतनी प्रेफरेंस आप दे रहे हो, तो फिर रीजनल लैंग्वेज जितनी भी है आपके स्टेट की, सारी रीजनल लैंग्वेज को शामिल करो और बच्चे को ऑप्शन दो कि आप अपने अपने रीजनल लैंग्वेज को चूज करो। आप ऐसे 2-3 लैंग्वेज बस शामिल किए हो और आप बात कर रहे हो कि अगर सीटेट के भी आप पे बच्चा आता है तो उसको रीजनल लैंग्वेज की समझ नहीं होगी। तो ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। सीधे क्लियर ये इंटेंशन है कि अदर स्टेट के बच्चे ना आ पाए, क्योंकि डोमिसाइल नीति जो थी वो धीरे धीरे वीक पड़ रही है, वो धीरे धीरे अब काम की नहीं रही। बहुत सारे स्टेट ने ओपन वैकेंसी कर दी है, हर स्टेट के बच्चे आ रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो जो स्टेट के बच्चे हैं उनका भी ये है कि कुछ ना कुछ तो कानूनी दाव पेंच लगाओ, जिसकी वजह से क्राउड को कम करो, भीड़ को कम करो आने से, ताकि सिलेक्शन ईजिली मिल सके। तो पूरी तरीके से मामला अभी कोर्ट में है, तो इस पे कुछ भी कयास लगाना या कुछ भी कहना अपनी तरफ से सही नहीं होगा। ऑर्डर आ जाने दीजिए, तभी चीजें समझ में आएंगी कि क्या कुछ है, क्योंकि ऑर्डर के बिना इस टॉपिक पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये कोर्ट में क्यों गया है मुद्दा, ये भी मुझे समझ नहीं आया। लेकिन स्वतंत्र भारत है, यहाँ हर नागरिक को हक है अपनी बातें रखने का। जो भी अपनी बातें ले गए हैं वहाँ पे, देखिए वहाँ के जज उसको कैसे सुनते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर आएगा। तो जब जजमेंट आ जाता है फिर बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। बाकी आगे चलते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ज़्यादातर टाइम मेरा सोने में गया है, क्योंकि जब भी मैं दवा खाती हूँ अपनी एलर्जी की तो मुझे नींद प्रॉपर आती है। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आती है, आँख पूरी तरीके से बंद होती जाती है। दिमाग भले कहता है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन जब आप पूरी तरीके से फिट नहीं रहते हैं तो स्टडी भी नहीं हो पाती है। तो अभी मैं अपने हिस्ट्री का क्वेश्चन जहाँ से एंड करके गई थी वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी टॉपिक चल रहा है मेरा अधिवेशन, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आपकी डेट तारीख पूछ ले, क्रम पूछ ले, या फिर अध्यक्ष के बारे में पूछ ले, या फिर उसमें क्या कुछ नीतियाँ बनाई गई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ जाए। वो थोड़ा सा टफ पार्ट हो जाता है, बट वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक एक पॉइंट को क्लियर करती जाऊँ। और फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम मैं बाहर जाके वीडियो शूट की थी, क्योंकि कोई मेरे साथ में था नहीं, तो मुझे ट्रैवल करने में अकेले दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया था पब्लिकली, तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन था। बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो शूट करूँगी ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने का और इससे बेहतर वीडियो शूट करूँगी। तो कल आप लोगों ने मेरा नोट्स देखने के लिए बोला था कि आप अपना नोट्स दिखा दीजिए, तो लाइव में मैं अपना नोट्स इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि उसमें
कैमरा फ्रंट का रहता है तो फ़ॉन्ट उल्टा दिखता है। तो मैंने बोला था कि मैं अपने ब्लॉग में शेयर कर दूंगी, तो अभी एडिट करते समय लकीली मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ नोट्स भी शेयर कर दिया जाए। तो ये है मेरा पॉलिटी का नोट्स, आप लोग देख सकते हैं, हेडिंग भी पड़ी है राज व्यवस्था संविधान। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा पॉलिटी का नोट्स है। ये एक पेज मैं सादा छोड़ती हूँ जैसे मेरा टॉपिक एंड होता है, ताकि जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत पड़ी, जैसे कुछ नया आपका संशोधन होता है, कुछ होता है, तो मैं यहीं पे ऐड कर दूंगी। उसके लिए मुझे अलग से पेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सादा पेज मेरे सभी टॉपिक के लास्ट में आपको मिल जाएगा देखने को। तो मैं अपना नोट्स ऐसे ही बनाती हूँ और साइड में भी एक कॉलम में छोड़ती हूँ कि कुछ चीज़ें अगर मैं वहीं पे ऐड करने की ज़रूरत हमें लगी तो हम वहीं पे ऐड कर सकूँगी। ऐसा नहीं होगा कि अलग से मुझे पेज या स्टिकी नोट्स लगाने अपने नोट्स में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है। तो इस वजह से मैं अपने नोट्स में ही स्पेस थोड़ा सा छोड़ती जाती हूँ, ताकि कुछ भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ऐड करने की तो मैं ऐड कर सकूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा नोट्स। अगर पूरा नोट्स मैं दिखाने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं 10 बजे लाइव में, और आप लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी कंटिन्यू वीडियो का टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है कि मैं पर डे किस टाइम पे वीडियो अपलोड करूं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर मेरी हेल्प कर सकते हो तो कर देना, टाइमिंग टाइप कर देना कि मैं कितने टाइम पे ब्लॉग अपना अपलोड करूं। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा कंटिन्यूटी रहे, बट इतने